हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका एग्जाम बिजनेस मैथमेटिक्स का या तो 2 दिनों बाद होने वाला है 31 तारीख को, ठीक है, यानी कि परसों जिनका एग्जाम है, या फिर उन बच्चों के लिए, ठीक है, किन के लिए यार। हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम या तो अब होने वाला है 31 तारीख को, या फिर जो आगे जाके बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हों चाहे प्रोग्राम के बच्चे हों, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में है और सेम सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम में सेमेस्टर 2 में है, तो दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज एक और इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम क्या है, सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक है, लेकिन अब हम शुरुआत करने वाले हैं एप्लीकेशंस की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अब सिर्फ एप्लीकेशंस बाकी रह गए हैं, ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इस वीडियो से एप्लीकेशंस को और एक एक वीडियो में एक एक एप्लीकेशन को उड़ा के चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज एक यूनिक एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल डिफरेंशिएशन में पहला क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हमें क्या समझना होगा, ठीक है, हमें करनी पड़ेगी मेजरमेंट किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद होगा, जो नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, भाई पढ़ाएगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर समझते हैं कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो शुरू करें आज की वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो भाई बात है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उससे पहले हमें समझना होगा इस वर्ड को, डिमांड, जिसे हिंदी में शायद मांग कहते हैं मेरे हिसाब से। डिमांड है ना, कोई चीज मांगना किसी से, डिमांड रखना अपनी। तो डिमांड का क्या रिलेशन होता है प्राइस के साथ, पहले हमें ये समझना होगा। तो सब बच्चे जानते हैं कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या है भैया, कि अगर प्राइस कम होगा ना तो डिमांड हाई होगी, और अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जगह थोड़ी सी बचा कर रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो प्राइस अगर हाई है तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड हमारी हाई हो जाएगी, है ना। अगर कोई चीज सस्ते मिल रही, देखा है लोग कितनी जल्दी टूट पड़ते हैं उस चीज के ऊपर कि भाई ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री के भाव में मिल रही है, ठीक है, और फ्री में बांट दो फिर तो भाई भीड़ लग जाएगी वहाँ। आई बस समझ में? बस दिक्कत है उस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे ही अगर प्राइस हाई होगा, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी डिमांड ज्यादा लोग नहीं करेंगे। तो यही होता है रिलेशन किसके बीच का, प्राइस और डिमांड के बीच का, और इसी से कंसेप्ट पैदा हुआ है कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को खत्म करेंगे। और दूसरी बात भाई, वीडियो को सीरीज में देखा करो, वरना हो सकता है आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आए, कुछ कंसेप्ट समझ में ना आए। अगर आपको पूरा चैप्टर सीखना है तो आपको वीडियो सीरीज में ही देखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यूनी की हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस की वीडियो है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा हूं, मैं तो क्या ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन तो यूं उड़ा दूंगा मैं जब कंसेप्ट आ गया तो वो बच्चा कंसेप्ट की वीडियो स्किप कर सकता है, पर मैं तो उसके लिए भी कोशिश करूंगी भाई ना ही करो स्किप, ठीक है। एक तो पहले ही बहुत कम क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है मैंने अब तक, तो उनकी प्रैक्टिस कम से कम करके जाना है एग्जाम्स के लिए। तो चलो फिर देखते हैं। अब आते ही आपने तो समझा दिया भैया प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। अब हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक है। ये कंसेप्ट जिन बच्चों ने 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स में, 11वीं या 12वीं में, ठीक है, जहां भी, ठीक है, डिमांड को पढ़ा होगा वहां जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रिलेशन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या, कि रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी चेंज में क्या, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में जिस रेट से चेंज हो रहा है ना, उससे डिमांड किस रेट से बदल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? तो क्या बोला मैंने, क्या कि डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में किस रेट से चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज के हिसाब से, इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया भैया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्या, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में रिलेटिव चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसे हमने इसे मान लिया कि फंक्शन x इक्वल्स टू एफ पी, जहां पे x हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, कि हम कितनी डिमांड करेंगे, और जहां पे p कितना है, प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी की डिमांड कम करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि किसी चीज के प्राइस का बढ़ने का मतलब क्या है, कि परचेजिंग पावर का कम हो जाना। आई बात समझ में? ठीक है।
तो मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स की डीप में नहीं घुसूंगा, फिलहाल हमारा मैथ का सब्जेक्ट है तो उस पर ही ध्यान देंगे हम। तो ये आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एफ पी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? अब एक सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ अगर एप्पल का फ़ोन है, सबने देखा होगा ना एप्पल का फ़ोन, ये देखा है नहीं देखा? भाई जो नहीं देखा तो भाई आप लोग बाबा आजम के ज़माने से बाहर आ जाओ और एप्पल का फ़ोन देख लेना, ठीक है। अगर मान लो बोलूँ एप्पल का फ़ोन आपको 5,000 रुपये में मिल रहा है, वो भी नया का नया iPhone 13 Pro Max, तो भाई साहब भीड़ लग जाएगी दुनिया भर के लोगों की, अरे जब एप्पल इतने सस्ते मिल रहा है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। एप्पल की डिमांड इतनी कम क्यों है? क्योंकि उसका प्राइस क्या है, बहुत हाई है। आई बात समझ में? तो सपने में देखो 5,000 में कहीं नहीं मिलने वाला फ़ोन, यहाँ ध्यान दे रहे हो क्वेश्चन पे अब, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, किसके हिसाब से इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखते हैं। फॉर्मूला ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। इसका मतलब क्या है, चेंज इन एक्स अपॉन में एक्स, कि भाई क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, और अपॉन में इनिशियल क्या थी क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी अपॉन वाई, जहाँ पे डेल्टा पी हमारा क्या बनेगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लो पी, ठीक है। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस, और अपने पी क्या है, इनिशियल प्राइस। इसी फॉर्मूले को मैं ढंग से सुनाऊं तो ये कुछ ऐसे था। ऊपर देखो डेल्टा एक्स, ध्यान रखना एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो डेल्टा एक्स कैसे निकला होगा, जब मैंने एक्स में से माइनस किया होगा, x1 में से माइनस किया होगा x को, यानी कि जितनी क्वांटिटी अब हो गई है और जितनी पहले वाली थी, तो नई वाली क्वांटिटी में से पहले वाली माइनस कर दो, और अपॉन में क्या रखा होगा, x इनिशियल क्वांटिटी, और इनटू में 100, ताकि परसेंट ऑफ चेंज आए। अब ऐसे ही यहाँ पे आ गया हमारे पास नया प्राइस माइनस में पुराना प्राइस, और नीचे क्या आएगा, इनिशियल प्राइस, यानी कि जो पुराने वाला प्राइस था वो आ गया यहाँ पे, और इनटू में क्या आ गया हमारे पास 100, ठीक है। यहाँ पे पुराने वाले प्राइस और पुराने वाला डिमांड ही चलेगा। ये 100 से 100 कट गया, इसको नाम दे दिया हमने डेल्टा एक्स का, इसको नाम दे दिया हमने डेल्टा पी का, और फॉर्मूला बन गया ये वाला। आई बात समझ में? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसे समझाने के लिए था, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, और अगर इस फॉर्मूले से पूरे फॉर्मूले की बात करूँ तो पी चला गया ऊपर मल्टीप्लाई होने। देखो ये जब है, जिन्होंने मैथ्स पढ़े उन्हें याद होगा कि मैथ्स में ये होता है कि अगर यहाँ पे 2/3 है और नीचे 4/3 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में पी, और इसकी इससे हो गई, तो एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा पी। तो ये बन गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। ध्यान रखना यहाँ पे एक माइनस भी लगा होता है, यहाँ पे एक माइनस भी लगा होता है। ये माइनस सिर्फ ये शो करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ नेगेटिव आएगी, नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रिलेशन शो करने के लिए। किसका रिलेशन नेगेटिव शो करने के लिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। आई बात समझ में कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस भी लगा होता है जो आपकी बुक में नहीं लगा रखा है। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखना इस माइनस को। तो समझ में आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, और इलास्टिसिटी होती क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं सीधा, ठीक है। फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला ये बन गया फाइनल, ठीक है, dx। अब देखो डेल्टा x है, डेल्टा x का मतलब क्या होता है, चेंज इन x, और डेल्टा p का चेंज इन प्राइस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dp, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। डेल्टा x को मैं लिख सकता हूँ dx का मतलब भी क्या होता है, चेंज इन x, और dp का मतलब चेंज इन p। इसका मतलब कहीं पे अगर हमारे पास x का फंक्शन होगा ना, उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे p के रिस्पेक्ट में। इसे कैसे पढ़ते हैं, x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई में ये वाला p/x यूं का यूं, ठीक है। तो चलो भाई इतना तो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चंस की बारी आती है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई चीजें, आई बात समझ में? अगर फिर बोल रहा हूं, अगर कुछ भी डाउट रह जाए, कुछ ही बात समझ ना आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये वाला टॉपिक, ये वाली बात समझ नहीं आई, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है, कि जिससे और बच्चों को दिक्कत ना आए जो आगे पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे समझते हैं अगले कंसेप्ट को। अब क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। और ज़्यादा कुछ खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर जिनको समझ नहीं आ रहा ना, अब एक कंसेप्ट और आएगा अगली वीडियो में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वहाँ पे मैं एक टॉपिक इसी फॉर्मूले की बात करेंगे, बस थोड़ा सा लगा है वहाँ का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा, आपकी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, DUSOL की। तो भाई दिख रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। क्या बोला उसने, लीनियर डिमांड, और अब तो आपको पता ही होगा यूट्यूब पे जूम करने का फीचर काफ़ी अच्छा आ गया है कि आप कितना भी जूम कर सकते हो, आराम से आप जूम करके आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, लीनियर डिमांड फंक्शन ऑफ अ कोमोडिटी। एक कोमोडिटी का लीनियर डिमांड फंक्शन है,
ठीक है, लीनियर समझते हो ना, जो लाइन की फॉर्म में फंक्शन। हाँ, शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज निल, क्वांटिटी डिमांडेड निल होगी। इसका मतलब क्या दिया उसने, वो बोल रहा है क्वांटिटी हमारी 0 होगी। और कब होगी 0? व्हेन प्राइस इज ₹50, जब प्राइस कितना होगा 50 रुपए। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जब कोई चीज 50 रुपए में बेची जाएगी तो उसकी एक भी क्वांटिटी नहीं बिकेगी। ठीक है, आगे समझते हैं। एंड इट इज जस्ट 1000 यूनिट्स, और वो सिर्फ 1000 यूनिट्स तक बिकेगी अगर उसका प्राइस क्या हो जाए, व्हेन प्राइस 0, और जब फ्री में दे दूँ तो। मतलब अगर प्राइस 0 भी कर दूँ ना, फ्री में दे दूँ, तब भी 1000 की क्वांटिटी लेंगे लोग। ठीक है, डिटरमाइन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, हमें वो प्राइस और वो क्वांटिटी बतानी है व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड इज यूनिट, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑफ डिमांड आना चाहिए था, ऑफ डिमांड इज यूनिट। कि मतलब जब प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिट का मतलब क्या होता है 1 हो, हमें वहाँ पे चेक करना है कितनी क्वांटिटी और क्या क्वांटिटी और क्या प्राइस होगा। चलो फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बगल में सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसे। तो पहले तो मुझे फंक्शन बनाना होगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस 50 है, क्वांटिटी 0 है, तो अगर मैं इसे ग्राफ पे शो करूँ तो ग्राफ पे कैसा बनेगा समझते हैं एक बार। मान लो ये है हमारा क्वांटिटी का, जिसे मैं कई बार क्यू से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी और यहाँ पे हमारा चलेगा प्राइस। तो भाई जब प्राइस हमारा 50 था, मान लो 50 प्राइस यहाँ है, 50 प्राइस था, तो क्वांटिटी हमारी कितनी है 0। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 50 0,50। ठीक है, क्वांटिटी 0 है, एक्स के लिए 0 है, वाई के लिए 50 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, ध्यान देना इस बात का। इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, मैथ्स में हमने सिखाई होगा। और अगर मैं इसको यूँ बढ़ा दूँ तो मान लो यहाँ पे हो गया प्राइस 0, देखो प्राइस 0 हो गया ना, प्राइस अगर गिर गया प्राइस 0 हो गया, और यूँ भी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई के लिए क्या हो जाएगी 0। तो प्राइस 0 हो गया और क्वांटिटी कितनी मांगी जाएगी 1000। तो ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे पता लग गया कि ग्राफ के 2 पॉइंट पता लग गए, कि ये वाला और एक इस कोने वाला। तो सबको याद होगा एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, जिन्होंने नहीं पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने 11वीं में स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी। ठीक है, यहीं पे समझते हैं आप। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो भाई इस क्वेश्चन में ये यूज़ की हुई है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a प्लस में y/b बराबर होगा 1 के। ठीक है, x/a y/b बराबर होगा किसके 1 के। ठीक है, कि मतलब ग्राफ x को काट रहा है a पे, y को काट रहा है b पे, और वो बराबर है किसके 1 के। तो क्या मुझे दोनों को पता है कि x को कहाँ पे काट रहा है, y को कहाँ पे काट रहा है? बिल्कुल पता है। ठीक है, x को कहाँ पे काट रहा है ये ग्राफ, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, x को काट रहा है 1000 पे और y को काट रहा है ये कितने पे 50 पे। अब ध्यान से देखना, y पे क्या था प्राइस था, y पे क्या था प्राइस था। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ यहाँ पे, तो x पे x हमारा क्या है यहाँ पे, x पे क्वांटिटी है, और क्वांटिटी हम दिखाते हैं x से ही। ध्यान रखना क्वांटिटी, अब मैं इस पूरे का फंक्शन तैयार कर रहा हूँ, आई बात समझ में। तो क्वांटिटी हमारी x से ही दिखाई गई थी, क्वांटिटी डिमांडेड x से ही दिखाई गई थी, और काट कितने पे रहा है क्वांटिटी डिमांड को 1000 पे, तो x के वन में आ गया 1000। और y की जगह हमारा क्या था प्राइस, y पे हमारे पास क्या है प्राइस है, और प्राइस को कहाँ पे काटा है 50 पे, तो यहाँ पे आ गया 50, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, ठीक है, डिमांड और प्राइस में रिलेशन जो है उसकी इक्वेशन आ गई। अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो सोल्व कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पे, तो 50 और 1000 का एलसीएम तो 1000 ही हो जाएगा। अब मैं 1000 को 1000 से काटूंगा 1, तो यहाँ पे रह जाएगा x। 1000 को 50 से काटूंगा तो 0 0 कट गई, ये कट गया 5 से 100 कटेगा कितने पे 20 पे, तो 20 पे कट गया, तो कितना आ गया 20p। और यहाँ पे कितना है हमारे पास 1, 1000 चला गया मल्टीप्लाई उन्हें x की, x प्लस में 20p किसके बराबर आ गया 1000 के। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 1000 माइनस में 20p, तो ये आ गया क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन। ठीक है, हमने अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ये रहा इस फॉर्म में मैंने फंक्शन बना लिया अपना x इक्वल्स टू 1000 माइनस में 20p। तो ये था इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखना इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है कि भाई x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a और b क्या होते हैं इंटरसेप्ट्स, कि x को वो 0 कहाँ बना रहा है और x को कहाँ पे काट रहा है, वो पॉइंट होता है a, और b कौन होता है y को कहाँ पे काटा जा रहा है ग्राफ के अंदर। तो मैंने ग्राफ में भी समझा दिया और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया, और अब अच्छे से इसे सोल्व भी कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं इससे आगे। अब इससे हमें करना क्या था, हमें निकालना है
ईपी, हमें क्या बोला उसने कि तू वो प्राइस और वो क्वांटिटी निकाल के दिखा जहां पे, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो उसके अगर देखो भाई यूनिट के बराबर तो जब रखूंगा ना, जब मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा तो पहले मुझे वो निकालना होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बातें भी आप वो कैसे निकाल लेंगे, तो भाई वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब वो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूले से कैसे आएगा समझते हैं। अब उसने हमें एक चीज़ दे रखी है कि प्राइस तरह 50 होगा तो क्वांटिटी 0 होगी, इसे तो हमने ग्राफ बना दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पे ये रहा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पी बाई एक्स, हमें ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो एक काम करो, हमें क्या निकालना है यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी पी, हमें ये चाहिए ना डी एक्स अपॉन डी पी, ठीक है। तो क्या dx अपॉन डी पी मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, डेरिवेटिव कर दो इसका, देखो ये रहा x का फंक्शन, ये रहा हमारे पास। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव किसका, इस x का p के रिस्पेक्ट में, यही तो इसका मतलब है, x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का 1 तो हो जाएगा इंटू में dx अपॉन डी पी, क्योंकि हम जानते हैं x का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है p के रिस्पेक्ट में। जो डेरिवेटिव अच्छे सीखा है उन्हें यह बात याद होगी। लेकिन यहाँ पे y तो हम क्या लिखता है dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पे x का डेरिवेटिव है p के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी पी 1000 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, और माइनस 20 p आ क्या हो जाएगा माइनस में 20, ये क्या आ गया हमारे पास dx अपॉन डी पी। अब देखते हैं, और मैं क्या चाहिए, उसने में देखा है प्राइस ईपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है dx dp, और मल्टीप्लाई में क्या होता है इसके p बाई एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूँ p बाई एक्स। क्या मैंने ये चीज़ निकाली, dx अपॉन dp निकाल ली, कितना आया था भैया माइनस 20, तो माइनस 20 p रहेगा, मल्टीप्लाई में x आएगा नीचे। क्या मुझे प्राइस इलास्टिसिटी पता है, बिल्कुल पता है, क्या 1 है, क्या है 1 है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक माइनस और आएगा, एक माइनस को और क्यों आएगा भैया, इसके फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, और एक माइनस होता है यहाँ पे और लगेगा, यहाँ पे एक माइनस और लगेगा, क्यों, प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले की वजह से। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, तो उस माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, x यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 20p, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20p, तो x के लिए मैंने निकाल ली है, कितनी आ गई है 20 पे। रिलेशन बन गया किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा प्राइस से क्या रहेगी 20 गुना रहेगी। अब समझते हैं, अब उसने क्या बोला था हमारे पास, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट प्राइस, तो ये यूनिट प्राइस होगी। अब समझते हैं यहाँ से फॉर्मूले से, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, बस ये रिलेशन बन गया, काम खत्म, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बनेगा, और उसने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, ठीक है, बस इतना ही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक सवाल सोल्व हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे एक और सवाल, ठीक है, क्योंकि सही उसने हमें कुछ नहीं दिया और नहीं हमसे उसने कुछ पूछा है, यहाँ पे सिर्फ बताया था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बताया था और यहाँ पे पूछा था कि इलास्टिसिटी डिमांड अगर यूनिट होगी तो प्राइस और क्वांटिटी क्या क्या होंगी। आई बात समझ में, ये रहा। अगर यहाँ पे कुछ पुट करना चाहो, जैसे मान लो अगर मैं प्राइस को 1 पुट करूँ, प्राइस को 1 रुपये पुट करूँ तो ये 20 आ जाएगा, या फिर मान लो इसका प्राइस पुट कर ले, तो उसने दे रखा था, उसने कोई इसमें प्राइस दे रखा था 50, अगर प्राइस को 50 रख दूँ, ठीक है, तो प्राइस को 50 रखते ही तो 50 गुना 20, क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 1000। देखो रिलेशन भी सही बन रहा है, एक्स के लिए कितनी आ गई हमारे पास 1000, बस हो गया सोल्व। जब मैंने क्या रखा था, प्राइस की जगह रखा था 50, तो क्वांटिटी भी कितनी आ गई 1000 आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ढेर हो चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रह गया है, उसकी बात हम करेंगे इस प्लॉट को मिटाने के बाद। आई बात समझ में, तो जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, एक सवाल और करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद कर देंगे। आई बात समझ में, क्लोज कर देंगे। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो बस हम करेंगे अब एक क्वेश्चन और, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। तो चलो फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज, ये रहा डिमांड फंक्शन दे रखा है हमें, क्या x इक्वल्स टू 100 माइनस में p स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके सामने 100 माइनस p स्क्वायर। डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या निकाल दे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकाल दे। मतलब अब की बार हमें ये पता करना है, बहुत बढ़िया बात है, पता कर लेंगे। अब दो केस दे रखे हैं, अब पहले केस से शुरू करते हैं। उसने क्या बोला, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 8 to 6, जब प्राइस डिक्रीज कर रहा है 8 से 6,
तो चलो भाई समझते हैं। अब प्राइस क्या हो गया, एक सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल प्राइस जो P था हमारे पास वो था 8, अब जो नया प्राइस है P1 वो आ गया है 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, जब प्राइस 8 था तो क्वांटिटी क्या थी, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सब बोलेंगे बिल्कुल भैया, हम प्राइस 8 की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो अगर मैं निकाल लूँ तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस में 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, सब जानते हैं 8 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई में 8 है ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 100 में 64 कितना बच गया 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर लिख के रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 6 आंसर आ गया, मतलब क्वांटिटी आ गई 6। और जब हमारा P1 6 हो गया था तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, 100 माइनस में 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना होता है, 36 होता है। तो कितना आ गया, 100 माइनस में 36 जो कितना हो गया हमारे पास 64, और 64 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ये आ गया हमारे पास क्या, Q1। तो हमारे पास Q1 भी आ चुका है, और P1 P तो हमें पहले से गिवन थे। तो क्या मैं यहाँ से कुछ चीज़ें पता कर सकता हूँ, हमें EP निकालना है। अब सब जानते हैं इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको याद नहीं है उन्हें याद दिलवाता हूँ, ये रहा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 तो ठीक है, डेल्टा x यानी कि चेंज इन x अपॉन में डेल्टा p, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, p मल्टीप्लाई में x। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये रहा फॉर्मूला। तो अब इसे सोल्व करते हैं, तो माइनस तो यूं का यूं रह गया, और हमें चाहिए डेल्टा x यानी कि चेंज इन x, और चेंज इन x क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज आया। तो मैंने देखा Q1 हमारे पास है 8 और Q है हमारे पास कितना 6 है ना। तो चेंज इन x कितना आया, 8 में से घट के 6 यानी कि 2 आया। और नीचे क्या आएगा, चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या चेंज आया, प्राइस 8 से 6 हो गया है ना, यानी कि प्राइस कम हो गया। तो 6 में से 8 घट के कितना आया, -2, प्राइस हो गया हमारा -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं P और X। अब P कितना था, X कितना था। तो P हमारे पास था 8 यानी कि इनिशियल प्राइस था हमारे पास 8, और इनिशियल क्वांटिटी थी हमारे पास 6। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 6, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 8 गया 4 पे, ठीक है, और 2 से 6 गया 3 पे। तो कितना आंसर आया, 4/3, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में आ गया है इजीली 4/3। कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ गिवन थी। प्राइस गिवन था, प्राइस से मैंने क्वांटिटी निकाली दोनों, Q1 भी Q भी। डेल्टा एक्स निकालना मैं सिखा दिया था शुरू में ही, फॉर्मूले के डेल्टा P भी निकालना सिखा दिया था। ठीक है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नई वाली क्वांटिटी में से पुरानी वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, वही मैंने किया। और डेल्टा P नई वाले प्राइस में से पुराना वाला प्राइस माइनस कर दो। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका, और जब निकालने के बाद सोल्व करते सब कुछ, आंसर आ गया 4/3। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में क्या बोला उसने, एट प्राइस ₹8। जब क्या होगा, जब प्राइस 8 रुपये हो सिर्फ, तब प्राइस जब 8 रुपये है तब का निकालना है हमें, मतलब हमें सिर्फ प्राइस गिवन है वो है 8 रुपये। तो फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही EP का फॉर्मूला होता है भाई, एक और हम जानते हैं dx अपॉन में dp, है ना, कि x का डेरिवेटिव कर दो p के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, p/x। ये आ गया फॉर्मूला। किसकी जगह मैं ये भी लगा सकता हूँ। अब dx अपॉन dp, अब dx अपॉन dp का मतलब क्या है, x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में। ये बात भूल मत जाना, x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं p के रिस्पेक्ट में, इसका। तो करते हैं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैंने जो निकालना होगा dx अपॉन dp, यहाँ पे निकालता हूँ मैं dx अपॉन dp। तो क्या आएगा यहाँ से dx अपॉन dp। अब देखो हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो देखो x का तो 1 हो जाएगा इंटू में dx अपॉन dp। क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है p के रिस्पेक्ट में, और जब मैं इसका करूंगा p के रिस्पेक्ट में तो मुझे इससे x मानना पड़ेगा। समझा था ना चेन रूल में, कि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। और सब जानते हैं रूट x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव, वो होता है 1/2 रूट x। तो बस यहाँ पे वही लग जाता, तो मैंने इसे x मान लिया मनी वन में। क्यों, ताकि चेन रूल लगा सकूं। तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह यही आ जाएगा 100 माइनस में p स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है 0 हो गया, और माइनस p स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आएगा, माइनस में 2p। ये आ गया डेरिवेटिव। अब इस 2 से हमारा 2 कट गया, क्योंकि इसे x मानना था थोड़ी, मल्टीप्लाई में इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। और चेन रूल है, मैंने बात अच्छे से समझाई थी। हाँ, जो बच्चे भाई वीडियो छोड़ के देख रहे हैं, जिनको कंसेप्ट ही नहीं पता, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है उन्हें तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -p अपॉन में 100 माइनस में p स्क्वायर। ये आ गया dx/dp। उठा के नीचे पुट कर दो, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस रहा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ p अपॉन में 100 माइनस में p स्क्वायर, और p/x। अब समझते हैं p/x के पुट क्या पुट करें। अब प्राइस उसने दे रखा है हमें 8,
प्राइस तो उसने में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ भी प्राइस की वैल्यू 8 पुट हो जाएगी। अब बताइए क्वांटिटी क्या रखी जाए। अब ध्यान समझना, जब प्राइस 8 है मेरे भाई, क्वांटिटी तो निकाल नहीं सकता, यहाँ रख दे फॉर्मूले में, क्वांटिटी निकल जाएगी। प्राइस 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 100 में 64 गए, देखो यहाँ भी निकाला था 36, 6 आ गया क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी 6 आ गई। और यहाँ प्राइस में क्या पुट होगा, 8। यहाँ ही प्राइस क्या पुट होगा, अच्छा पहले रुक जाओ, अभी रहने दो, पहले वही रहने दो, यहाँ पे P था ना सिर्फ P, और फॉर्मूले में क्या था यहाँ पे P/X। अब इकट्ठे पुट कर लेना सारी चीज़ें। ध्यान देना, अगर प्राइस 8 है तो क्वांटिटी 6 आएगी, यहाँ पे निकाला था मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो प्राइस 8 है तो प्राइस की जगह 8 रखा मैंने, यहाँ भी जब 8 रखूंगा तो 8 का स्क्वायर 64, और 100 में 64 कितना बच गया, 36, और रूट 36 के लिए कितनी होगी, 6, ये आ गया। अब यहाँ प्राइस कितना है, 8 है, और क्वांटिटी कितनी है, 6 है, ये आ गया। 8 और 8 कितने हो गए, 64, 64, 6 6 36, ये आंसर आ गया। अब जो कट रहा है वो काट लो, 4 से कट रहा है, 4 से काट लो भाई, 4 से काटूंगा, ये कटेगा हमारा नीचे वाला 9 पे, और ये कटेगा हमारा 8, सॉरी 4 से काटूंगा ना तो ये 9 पे कट गया, और 4 कितने पे कटेगा, 4 आएगा हमारा 1 पे, 2 रहेगा 24 आएगा 6 पे, 16/9, ये हमारा आंसर आ गया प्राइस इलास्टिसिटी कितना आया, 16/9। सोल्व कर दिया क्वेश्चन पूरी तरीके से। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सोल्व करा दिए। यहाँ पे हमें पहले डेरिवेटिव करना पड़ा, ठीक है। क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे dx/dv में निकाल नहीं पा रहा था इस तरीके से, ठीक है, पर यहाँ पे सिंपल नहीं करके तो सिंपल निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो भाई तैयार रहना ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कई बार आपको इस तरीके से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा भैया, अरे सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे मुझे गिवन था, मुझे इनिशियल प्राइस भी गिवन था, फाइनल प्राइस भी गिवन था, पर यहाँ पे डायरेक्टली उसमें मुझे क्या दे रखा है कि प्राइस भाई डिक्रीज नहीं हुआ, उसमें सीधा प्राइस 8 है तब निकाल तू, तो मुझे डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में, तो भाई बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। डिमांड तो खत्म कर दिया, सप्लाई भी खत्म करना बाकी है, तो इसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।